नमस्कार। आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण 24। मैं हूं दिनेश पाठक। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। पहले चरण में 4 राज्यों के और दूसरे चरण में 1 राज्य का, तेलंगाना, जिसमें 3 राज्यों में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, और वो भी थोड़े बहुत अंतर के साथ नहीं, ठीक ठाक अंतर के साथ। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसका पूरा इन्होंने कायाकल्प बदल कर दिया, पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। 90 के दशक में जो मंडल की राजनीति थी विपक्ष की, वहीं पर वो रुकी ही रह गई। विपक्ष को ये लगता था, संपूर्ण विपक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष को ये लगता था कि मंडल की जो हांडी है काठ की, वो बार बार चढ़ेगी, बार बार उसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि पता है कि आपको कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती है। विपक्ष की सारी राजनीति मंडल पर ही घूमती रही। उसके बाद चूंकि एक बार उनको सफलता मिली थी, उसके बाद फिर इनकी राजनीति पिछड़ों पर केंद्रित हो गई आके। इधर जातीय जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। लेकिन आपको पता है मित्रों कि हमारे भारत में 24-25% लोग ऐसे हैं, न किसी जाति से उनको मतलब है, न किसी धर्म से उनको मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है कि 2 जून की रोटी उनको किसी तरह से मिल जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर जो हम राजनीति करने वाले लोगों को देखता हूँ, मुश्किल से हमारे देश में नौकरी 1 से 1.5% है, सरकारी नौकरी, और उसी के लिए मारामारी चल रही है। मैं देखता हूँ कि जितने राजनीतिक रूप से एग्रेसिव जातियाँ हैं, आगे जो जातियाँ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका प्रतिशत चाहे सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, 2 से 3%। करीब 60% ऐसे लोग हैं जो कि आरक्षण से उनको कोई लेने देना नहीं, उनको जातीय जनगणना के मामले में कुछ जानते भी नहीं। तो मैं आता हूं मेन बिंदु पर। 90 के दशक में जो मंडल की राजनीति के बाद जो इतना ड्यूरेशन रहा, मतलब 30 वर्षों के ड्यूरेशन में जो अन्य पिछड़ी जातियां, जो अति पिछड़ी जातियां थी, वो पिछड़ी जातियों से व्यवहार से कुछ पीड़ित हुई। एक तो पिछड़ी जातियों में जैसे जानते हैं कि जितने भी लाभ हैं, जैसे आरक्षण का ही लाभ ले लीजिए, जिसके परिवार में एक बार आरक्षण जिसको मिल गया, उसी के परिवार को मतलब कि एक ये मीणा परिवार, एक मैं देख रहा हूँ आईएएस का रिजल्ट निकल रहा है करीब 30 साल से, मीणा परिवार ही एक आईएएस मतलब अनुसूचित जनजाति में रहता है, बाकी और अनुसूचित जनजाति में जातियां नहीं। क्योंकि अभी भी हम केवल आरक्षण देके मुश्किल से 2-3% लोगों को ही लाभ पहुंचा पा रहे हैं। जरूरत है आर्थिक रूप से मजबूत हो लोग, उनके अंदर एक पढ़ने लिखने के प्रति एक जागरूकता पैदा किया जाए, एक अवेयरनेस आए पढ़ाई के प्रति, तब लाभ मिलेगा। मैं पिछड़ों को हक मिले भाई, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना अपमानित, जैसा कि कहा जा रहा है आज तक जो पिछड़ी जातियां पिछड़ी रह गई, उनको लाभ मिले, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन लाभ मिले तो सबको मिले। लेकिन 90 के मंडल के बाद ये कुछ ही वर्ग तक ही लाभ ये सीमित रह गया। पिछड़ों में 2-3 जातियां, खाली जातियों का नाम कुछ हमारे मित्र भी नाराज हो जाएंगे, 2-3 जातियों तक ही आरक्षण, जितने पिछड़े वर्ग को लोगों को लाभ रहा, सब वहीं तक ही केंद्रित रहा, इसके आगे वो नहीं जा पाए। इससे अन्य पिछड़ी जातियों ने भी अपना दूसरा रास्ता चुना, और चूंकि जो वर्ग पहले से वंचित रहा है, जिसको कोई लाभ नहीं आया, वो पिछड़ों के प्रति उनमें नाराजगी पैदा हो गई। तो एक तरह से जो पीड़ित वर्ग बना, उसने मोदी को बहुत फायदा पहुंचाया। जो जातियों की खाई थी उसको भरने के लिए मोदी जी ने वर्ग बनाया। 3 वर्ग उन्होंने बनाए।
नंबर 1 लाभार्थी वर्ग बनाया, नंबर दूसरे पे गरीबों का वर्ग बनाया, नंबर तीसरे पे महिलाओं का वर्ग बनाया। इन 3 वर्गों ने 81% पूरे जो सही में जिसको पिछड़ा कह सकते हैं, जिस किसी जाति से नहीं मतलब है, उनको धर्म से नहीं मतलब है, जो वंचित रहे हैं, वो किसी भी चाहे सामान्य वर्ग रहे हों, पिछड़ा वर्ग रहे हों, अति पिछड़ा वर्ग रहे, लाभार्थी वर्ग में इन्होंने कुछ योजनाएं रखी, जैसे गरीबों को घर, उज्ज्वला योजना, बिजली का कनेक्शन, शौचालय, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर खातों में, जनधन योजना, बैंक खाते खोलना जितना है, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, मतलब इन्होंने हर वर्ग को समेट दिया इसमें, बिना किसी जाति का, धर्म का, वर्ग का भेदभाव किए ये सभी लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, ये ऐसा इन्होंने ये अपनी योजना बनाया। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, योजना बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं, योजना तो हर सरकारें बनाती हैं, बहुत वादे करती है हर सरकार, लेकिन योजना को धरातल पर लाना, उसकी डिलीवरी करना बहुत बड़ी बात है। बिना पक्षपात के उन योजनाओं को धरातल पर भी ये लेकर आए। इससे जाति का तिलिस्म टूटा। होता नहीं कि अगर आप गुड गवर्नेंस दे रहे हो, अगर केवल जाति से ही काम नहीं चलेगा ना भाई, धर्म का एक टैग लगता है भाजपा के ऊपर कि धार्मिक राजनीति कर रही, विपक्ष हमेशा उठाता आया है, लेकिन धर्म से ही काम नहीं चलेगा ना, जाति से ही तो काम नहीं चलेगा ना। धर्म के मतलब धर्म को कमजोर करने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए पहले विपक्ष ने अब क्या कहें, शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, ऐसे नेताओं को आगे किया जो सनातन को गाली दे सके, जो हमारे संस्कृति जो हमारी चली आई है, जो हमारा देश भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में जो बंधा है, जो सिद्धांत बनाए गए, नियम बनाए गए। आपको ये भी बता दें मित्रों कि जो भी पुस्तकें लिखी गई, जो भी ग्रंथ लिखे गए, वेद पुराण जो भी लिखे गए, वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से लिखे गए। हर कवि, पत्रकार, लेखक उस काल परिस्थितियों में बंधा होता है, लेकिन इन्होंने उन नेताओं को आगे किया जो सनातन को गाली दे, सनातन को अपशब्द कहना, मादेय भगवान राम के लिए अपशब्द करना, हमारे रामचरितमानस पर अपशब्द करना। अभी एक आए थे माँ दुर्गा पर भी, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने अपशब्द कहा। इससे चूंकि अभी भी हमारा देश, जहाँ पर 81% लोग हिंदू हैं, और ऐसा नहीं कि जिस जाति के लोगों को आगे किया उस जाति में भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें नाराजगी आई। लाभार्थी वर्ग में जब सबको लाभ मिला, और चूंकि जो रिवेंज थी, मैं आप एक बार कई मित्रों में अपने कहता हूं कि भाजपा एक पार्टी तो है ही, एक प्रतिक्रिया भी है। जितना ही जिसको गाली दोगे उतने आगे बढ़ता जाएगा। ये रिवेंज भी है भाजपा। मैं बात कर रहा था कि पहला वर्ग तो इन्होंने बनाया लाभार्थी वर्ग। लाभार्थी वर्ग में इतनी योजनाओं, मतलब और सी बहुत सी योजनाएं हैं, उनको उन्होंने समेटा। उसके बाद दूसरा वर्ग बनाया, गरीबों का वर्ग बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी देखिए मंच से कहते हैं कि भारत में केवल एक ही जाति है, दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। तो इससे गरीबों को विशेष लाभ मिला। और तीसरी चीज, महिलाओं का वर्ग बनाया, महिला आरक्षण विधेयक जो उन्होंने लागू किया। और जितनी भी योजनाएं ऊपर मैंने गिनाया, आप चाहे गरीबों के लिए घर हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो जो कैश खाते में आता है, जनधन योजना, आयुष्मान, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सब महिला केंद्रित हुई। इनका रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम से होगा। तो सबसे बड़ा वंचित वर्ग तो हमारे यहाँ महिलाओं का वर्ग है। अरे मेरे यहाँ माताएं नहीं, माता जी से पूछिए कितनी कष्ट उन्होंने बर्दाश्त झेले होंगे जीवन में। आज अब आप तो नई जनरेशन है, आप तो आधुनिक भारत में हैं। महिलाएं कम वंचित रहीं, किसी वर्ग की हों।
ये सारी योजनाएं जो बनाई गई ये महिला केंद्रित योजनाएं बनाई गई। लाभ तो हमेशा से पुरुष लेता आया है, लेकिन महिलाओं को एक मान सम्मान हमारे मोदी जी ने दिया। और भारत में 17 राज्यों में अब तो कुछ भाजपा की सरकारें थी, सरकारों ने जो मोदी जी कहते, जैसे मैं बता रहा हूं भाजपा में एक रूपता है, वही अभाव विपक्ष में। अभी 3 स्टेटों में चुनाव हुए, केंद्र का कांग्रेस की कोई सुन ही रही, कमलनाथ अलग राग अलाप रहे हैं और उधर दिग्विजय सिंह अलग एक अपने को निरपेक्ष मान के चल रहा है, एक बड़ा धार्मिक बन रहा है। महाराज जी के देखिए कथा करवा रहे तो उनका नाम क्या है अभी याद नहीं आ रहा है। और एक एमपी में देख लीजिए अशोक गहलोत अलग चाल चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अलग है। मतलब कोई एक आदेश, मतलब एक रूपता है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने जो कह दिया, जो ऊपर निर्णय हो गए, मोदी जी ने नहीं, ऊपर जो है केंद्र से जो भी निर्णय होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन नीचे तक होता चला आता है। राज्य सरकारें 17 राज्यों की सरकारें भी जुड़ती चली गईं। आप तो आज तो कम है, 3-4 राज्य हारे हैं। तो ये विशेषता रही मोदी जी की, इन्होंने जातियों के तिलिस्म को तोड़ा। धर्म की जो लोग टैग लगाते थे गुड गवर्नेंस देकर, उन्होंने उस गैप को फिलअप किया। उसका लाभ ये मिला कि आज चुनाव में तीनों राज्यों में भाजपा जीती, एक तेलंगाना। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि चाहे तेलंगाना का चुनाव ले लीजिए, आप इसके पहले कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी बनती जा रही है धीरे धीरे। अब केवल मुसलमान ही का जो है कांग्रेस को वोट देते हैं। तेलंगाना में पूरा 100% मुसलमानों ने दिया, कर्नाटक में मुसलमानों ने दिया। लेकिन अब जैसी गाली देने के एक सनातन को समय आ गया है, देखिए कांग्रेस की नेता प्रमोद कृष्ण जी का बयान आया कि सनातन का अपमान ही कांग्रेस को ले डूबा। कहीं न कहीं इसमें सत्यता भी है। निश्चित रूप से विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष को भी जाति की, धर्म की लड़ाई को छोड़ करके मोदी जी से कुछ सीख लेना चाहिए। अच्छे मुद्दे उठाइए। और आगे जो भी, अब देखिए सेंट्रल का इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का। अब आगे क्या होता है, अब किस तरह विपक्ष पेश आता है, मोदी के गुड गवर्नेंस और इस वर्ग से के लिए क्या रणनीति अपनाता है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।